हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना बैंकिंग चैप्टर करने वाले हैं फ्रॉम आर टी आर जैन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। अब ये चैप्टर 6 है ऑफ आर बुक और अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस दिस इज द यूनिट 3। लास्ट वीडियो में हमने मनी चैप्टर किया, इस वीडियो में हम बैंकिंग चैप्टर करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट सब हेडिंग, दैट इज व्हाट इज कमर्शियल बैंक। पहली बात तो हम जिस पूरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, अब उसमें एक कमर्शियल बैंक होता है और यू कैन से एक प्राइवेट बैंक होता है। उसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अब देखो कौन सी यू कैन से कौन सी इंस्टीट्यूशन को आप प्राइवेट बैंक कहोगे। ठीक है, इसमें बस सिंपल से अगर मैं आपको बोलूँ, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अ इंस्टीट्यूशन, अ कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आप याद रखो, कोई भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कुछ लेन देन का काम करे। ठीक है, या डिपॉजिट ले या मतलब लोगों का पैसा एक्सेप्ट करे या लोन दे, इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम हो रहा है, ये दोनों काम हो रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो मैं एक और बार डेफिनेशन देता हूँ। कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट। लोगों का, जो आम जनता का पैसा है, उसे एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं बोलता कि हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपको लोन ही देंगे। नहीं, वो बोलता है कि हमें आपको, आप आम जनता को बोलता है कि आपको अपना पैसा हमें हमारे पास रख सकते हो, हम आपका पैसा सिक्योर, बिल्कुल सिक्योर वे में रखेंगे। ठीक है, ओके। कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो आम आदमी का पैसा एक्सेप्ट करती है। दूसरी चीज़, एंड ऑल्सो गिव्स लोन टू द पर्पज ऑफ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और आम आदमी को, और ये किसी बिजनेसमैन को या किसी भी आदमी को वो लोन प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दोनों काम को एक साथ करे, दैट वुड बी नोन एज द कमर्शियल बैंक। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन है, इसको भूल जाओ, ये इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब मैंने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की। मैं आपको बताता हूँ, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो फिर जो डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट, आम आदमी का जो पैसा है या तो फिर वो एक्सेप्ट करती है, पहली कंडीशन। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक और ऐसी चीज़ है जो आम आदमी का पैसा एक्सेप्ट करती है। दूसरा, जो यू कैन से बिजनेसमैन और जो नीडी लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी हो सकती है जो इन दोनों काम को करे। ठीक है, अब देखो, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तीन कैटेगरी पढ़ ली। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे। दूसरी डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ लोन दे। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों काम एक साथ करे। ठीक है, ना दैट्स द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग का। अब देखो, एल आई सी, अब हम बात करेंगे एल आई सी के बारे में। नहीं, अब आपको मैंने ये तीन चीज़ कंडीशंस बता दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। मैं बैंकिंग की एक और बार मैं बैंकिंग, जो यू कैन से कमर्शियल बैंकिंग की एक डेफिनेशन बता देता हूँ। जो कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसमें ये जो दोनों काम है ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड गिविंग द लोन्स, ये एक साथ होने चाहिए। अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे, तभी एक इंस्टीट्यूशन को आप कमर्शियल बैंक या कमर्शियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का नाम देंगे। वरना अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, ईदर इट वुड बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या तो फिर वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो एल आई सी है, जो आपने सुना होगा, एल आई सी ज़िंदगी के साथ भी बाद भी, कुछ ऐसा जैसे इसकी जिंगल टाइप लाइन है। ठीक है, एल आई सी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप कहेंगे यार ये तो बैंक नहीं था। मैं कहूँगा एल आई सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों है। जो एल आई सी है, एल आई सी सिर्फ आपको लोन देती है। आप एल आई सी के पास जाओगे, बोलोगे भाई साहब, आप ना, आपको तो मैं रोज़ टीवी पे देखता हूँ, मुझे ना अपनी जो सैलरी है, मंथली सैलरी आती है, मैंने आपके बैंक में वो बोलनी है, आपके बैंक में डालनी है हर बार। आपको एल आई सी बोलेगा, पहली बात तो भाई साहब हम बैंक नहीं है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्योंकि हम आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम, अगर आपको लोन की ज़रूरत हो, हाँ वो हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे, पर हम आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देयर फॉर एल आई सी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो सिर्फ एक काम कर रही है, जो कि है गिविंग लोन्स। ठीक है, सेकेंड, पोस्ट ऑफिस। अब आप सोचेंगे भाई पोस्ट ऑफिस से तो सिर्फ वो लेटर वेटर जाते हैं, तो ये बैंक वगैरह, फाइनेंस का क्या रिलेशन है पोस्ट ऑफिस के साथ, बिगेस्ट क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, रूरल एरियाज़ है। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, एक फार्मर की, मान लो इस साल बहुत ज़्यादा फसल होगी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, उस फार्मर की बहुत ज़्यादा फसल होगी। अब उसके पास, उसने वो फसल बेच दी, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब उस, यूजुअली देखो, उस फार्मर के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता नहीं था। अब अगर इस साल बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, वो उस पैसे को कहाँ डालेगा। वो पैसा जाएगा, वो बंदा जाएगा किसी भी अपने पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस में बोलेगा भाई साहब ऐसा करो, आप जो मेरा पैसा है ये आप लोग अपने बैंक, यू कैन से अपने जो तिजोरियाँ हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी जो तिजोरियाँ हैं, ये सारा पैसा उसके अंदर रख लो। बदले में आपको पोस्ट ऑफिस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देगा कि भाई इस किसान ने
इतना इतना पैसा हमारे पास इस डेट को दिया है और ये पैसा कभी भी ये किसान निकाल सकता है। प्रॉपर कागज़ बना दिए, किसान उस कागज़ को लेके घर आ गया। ठीक है। अब मुझे बताओ पोस्ट ऑफिस ने क्या काम किया। पोस्ट ऑफिस ने जो सारा यू कैन से किसान का पैसा था उसे एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। ठीक है। पोस्ट ऑफिस ने एक काम किया, दैट इज डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ठीक है। अब मुझे बताओ पोस्ट ऑफिस लोन देता है? पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता। देयरफॉर अब पोस्ट ऑफिस को आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहेंगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पोस्ट ऑफिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दोनों काम साथ में नहीं कर रहा है। दैट इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन नहीं दे रहा। देयरफॉर पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और एक कमर्शियल बैंक है, इनके बीच का डिफरेंस अभी तक पता लग गया होगा और सिमिलैरिटीज जो भी थी। ठीक है। ओके। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब देखो पहली बात तो ये है पूरा थ्योरी। वेट अ सेकेंड। ये है पूरी थ्योरी। इसको तो मैं आपको थोड़ी देर में ही कराता हूँ। वाह, मेरे से तो ब्रैकेट भी नहीं बना। नेवर माइंड गाइस, काइंडली इग्नोर। ओके, सक्सेसफुली। ठीक है। अब जो ये पूरा है ना, इसे मैं बाद में बढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। अब चलो लेट्स जस्ट कम हियर। ठीक है। नहीं, चलो यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। अब देखो, जनरली आपने आज तक अपने बचपन में एक चीज़, इसको इसको मत देखो अभी एक सेकंड के लिए। ठीक है। अब बस मेरी बात सुनो। अब देखो बचपन से लेके आपको आपने जितनी भी क्लास पढ़ी होगी, आपने ना एक चीज़ आपने सुनी होगी और समझी होगी कि बैंक्स कैसे चलता है। बैंक्स जो भी सारी आम पब्लिक है उससे, वो अगर डिपॉजिट, अगर यू कैन से, और कुछ वो जो जनरल पब्लिक है वो कुछ पैसा अगर बैंक के पास रखना चाहे, बैंक वो काम भी करता है। ठीक है। बैंक उस आम आदमी जनरल पब्लिक का पैसा एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया और अब बैंक क्या करेगा उस पैसे को? वो अपने पास तो रखेगा नहीं। ठीक है। अब वो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को किसी आदमी को लोन पे दे देगा। ठीक है। ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बचपन से लेके पढ़ा है। ठीक है। अब देखो लोन पे देगा, लोन ऐसे तो फ्री में तो देगा नहीं लोन। लोन पे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो लोन पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा? किसी भी लोन पे वो इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा? वो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा ताकि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है, पहली बात तो उनकी सैलरी दे सके। और दूसरी चीज़, जो आम जनता जिन्होंने उस बैंक के पास पैसा रखा है उनको थोड़ा यू कैन से एफडीआर पे जो इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप लोगों के पापा वगैरह को आपने सुना होगा कि बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। ये वही इंटरेस्ट बैंक लोन के जो इंटरेस्ट उसने चार्ज किया है जिस जिस आदमी से, उसी से बाकियों को के बीच में भी यू कैन से इंटरेस्ट बांटता है उसको। ठीक है। ओके। इतना बेसिक आपको पता था। अब इसमें आपने क्या, कितने प्लेयर्स देखे आपने? तीन प्लेयर्स देखे। ठीक है। एक जनरल पब्लिक, दूसरा प्राइवेट बैंक, और तीसरा जिस आदमी को लोन दिया जा रहा है, और बिजनेसमैन। ठीक है, एग्जाम्पल। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इन तीनों के सिवाय एक और प्लेयर है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, एंड दैट प्लेयर इज़ द आरबीआई। आरबीआई भी बीच में इंटरफेयर करती है। मैं बताता हूँ कैसे। कि ओके, देखो बेसिकली आपने क्या पढ़ा होगा, ये जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक ने अपना पैसा, वेट अ सेकेंड। ओके, जनरल पब्लिक ने अपना पैसा डिपॉजिट किया। अब ये पैसा दिया जाएगा इस बिजनेसमैन को। ठीक है। इतना तो आपने बचपन से लेके पढ़ाई होगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग क्योंकि ये सारा अभी हमारे काम नहीं आएगा। ओके। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। अब जब भी जो हमारा कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक है वो कभी भी लोन देने वाला होता है, बीच में आरबीआई आ जाता है। आरबीआई क्यों बीच में आता है? आरबीआई बोलता है भाई साहब देखो, जितना भी आपके पास डिपॉजिट है ना, उसका जो 10% है वो आपको हमारे पास रखना पड़ेगा बिफोर गिविंग अ लोन। जब भी कभी आप लोन देने वाले हो, आरबीआई बोलता है प्राइवेट बैंक को, जब भी कभी आप लोन देने वाले हो, उससे पहले आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आपको हमारे पास रखनी पड़ेगी। दिस इज कंपलसरी। अब आरबीआई उस पैसे को ऐसे तो है नहीं कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए खा जाता है, नहीं। आरबीआई एक अकाउंट बनाता है, उसमें बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के हिसाब से पैसा डाल देता है। अब देखो आरबीआई इस पैसे का क्या करता है जो उसने कमर्शियल बैंक से लिए। वो आरबीआई कभी भी कमर्शियल बैंक डूबने वाला हो या कमर्शियल बैंक कभी दिक्कत में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तब जाके आरबीआई वो जो पैसा है वो वापस कर देता है टू द कमर्शियल बैंक। ऐसे नहीं करता। ठीक है। अब देखो लोगों ने डिपॉजिट किया पैसा, थोड़ा एक परसेंटेज होती है स्पेसिफिक जो कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग 10% है। 10% वो आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। अब आरबीआई ने जैसे ही पैसा आरबीआई के पास रख दिया, जैसे कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास रख दिया, वैसे ही आरबीआई वुड सॉरी कमर्शियल बैंक वुड बी एलिजिबल टू गिव दैट रिमेनिंग मनी एज लोन टू द थर्ड पर्सन और द बिजनेसमैन। मैं आपको बताता हूँ आरबीआई क्या कर रहा है। नहीं, कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई बाद में। जो कमर्शियल बैंक क्या करे, कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपए आए,
जो जनरल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक ने कमर्शियल बैंक को 1000 रुपये दिए। अब उस 1000 रुपये में से 10% जनरली लिया जाता है, द रेट ऑफ CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, 10% कौन ले जाता है? 10% ले जाता है हमारा RBI। अब 10% क्या हुआ ऑफ 1000? दैट इज 100। ठीक है, तो ये पहले ना ये 7000 नहीं है, ये 100 है, थोड़ा वन अलग स्टाइल से लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, डिपॉजिट कितना, टोटल कितना पैसा आया था, 1000 रुपीज़। उसका 10% किसने रख दिया? RBI ने। कितना हुआ 10%? कितना होता है 1000 का? दैट इज़ 100 रुपीज़। अब बचा कितना पैसा? दैट रिमेनिंग पैसा बचा 900 रुपये। अब 900 रुपये क्या क्या, जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक ने पहली बात तो लोगों से उठाया पैसा। ठीक है, फिर प्राइवेट बैंक ने थोड़ा पैसा RBI को दे दिया। अब जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक ने अब जितना भी सारा बचा हुआ पैसा है RBI को सारा वो लिखा के पैसा अपना, वो किसको दे दिया? एक बिजनेसमैन को। अब कितना दिया उसने? अब कितना बचा? अब देखो 100 तो RBI ले गया, टोटल 1000 था, अब बचा कितना? 900। 900 दे दिया उसने लोन पे। ठीक है, 900 लोन पे दे दिया टू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बिजनेसमैन लिया, इस बिजनेसमैन को। अब देखो ये बिजनेसमैन क्या है, अब अपने जेब में तो रखेगा नहीं है कि भाई अब चलो इससे तो मैं अय्याशी करूंगा, एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बिजनेसमैन एक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बनाएगा। अब मैं एग्जाम्पल करता हूँ, ये बंदा एक बढ़िया प्रॉपर्टी वगैरह अपने किसी प्रॉपर्टी में लगा रहा है ये पैसा। अब देखो ये बंदा वापस आ गया विद हिज 900 रुपीज़। इस बंदे ने क्या किया, ये पैसा पे कर दिया टू हर। नाउ शी इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, ये बिल्डिंग बना रही है। ठीक है, इस बिजनेसमैन ने पैसा पे कर दिया टू द कॉन्ट्रैक्टर, और ये दैट इज़ द 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये किसको पे कर दिए? टू दिस कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जो ये विमेन है, ये भी अपना पैसा बैंक में ही रखेगी, क्योंकि ना सर्टेन अजम्पशंस, एक सेकंड को मेरे ना यहाँ पे अजम्पशंस, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये स्लाइड थोड़ी गलत डाली है, पहले डालनी चाहिए थी अजम्पशन की, पर चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं। अब अजम्पशन में ना पहली बात हमारी इकॉनमी में क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेट अ सेकेंड, ओके, दिस, ये मैंने, मुझे ना अजम्पशन पहले डालनी चाहिए थी, मैंने लेट कर दिया उसका, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ना, अब देखो असम्पशंस क्या होता है, हमें पहले एक चीज़ को यू कैन से सही मान लेना होता है, और यू कैन से एज्यूम कर लेना होता है कि भाई कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस है, अगर ये सारी सिचुएशंस मीट हो रही है तभी ही ये चीज़ पॉसिबल होगी हमारी इकोनॉमी में। असम्पशन क्या है पहली हमारी, कि देर इज़ नो कैश इन द इकोनॉमी, कंट्री में कोई पैसा नहीं है। पैसा इन द सेंस फिजिकल फॉर्म में कोई नोट नहीं है, कैश नहीं है हमारी कंट्री में। ठीक है, अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रही है? बैंक टू बैंक हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जनरल पब्लिक ने जो अपना पैसा है वो सारा बैंक में डाला, बैंक में थोड़ा पैसा RBI को डाल दिया, सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आरबीआई के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब RBI ने अब जो कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा बचा वो उसने एक बिजनेसमैन को दे दिया, उसके अकाउंट में डाल के, पैसे कैश में नहीं दिया। अब देखो ये बंदा है, इसने कॉन्ट्रैक्टर को जो 900 रुपये दिए वो भी कैश में नहीं दिए, ऑनलाइन उसने इसके बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब बैंक अकाउंट में डालने का क्या मतलब है, वापस प्राइवेट बैंक के पास 900 रुपये आ गए। ठीक है, अब ये मोहतरमा है, अब देखो कैश तो है नहीं इकॉनमी में, तो बैंक में डालना पड़ेगा। अब 900 रुपये मोहतरमा ने बैंक में डाल दिए, तो 900 रुपीज़ वापस किसके पास आ गए? कमर्शियल बैंक में। ठीक है, ओनरशिप चेंज होगी भाई, पहले पहले ओनर कौन था? पहले ये प्राइवेट, यू कैन से ये भाई साहब थे, बिजनेसमैन थे, अब ओनर बन गई ये मोहतरमा, अब इनके पास 700 रुपये आ गए, सॉरी 900 रुपये आ गए। अब 900 रुपये कहाँ है? 900 रुपये कहाँ है? वापस प्राइवेट बैंक में ही है। अब प्राइवेट बैंक को वापस सोचेगा कि अब इस 900 रुपये का तो कहीं सजाएगा तो है नहीं दीवार में उसके वो पोस्टर लगा के कि 900 रुपये आ गए हमारे पास। अब क्या करेगा कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक वापस इसे लोन पे देगा। अब वापस RBI आ जाएगी, बोलेंगे भाई साहब आप ऐसे कैसे लोन दे रहे हो, अब वापस मुझे 900 का 10% दो। RBI बीच में आ गई, मैंने कहा, मैं आपको कहा, अब RBI बीच में आ गई, RBI ने बोला कि 10% दे दो। अब भाई RBI के पास आपको 10% लिखना वापस देना पड़ेगा ऑफ 900। 900 का 10% कितना हुआ? 90 रुपीज़। आपने 90 रुपीज़ अब आपने RBI के पास दे दिया। अब कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 810 रुपीज़। अब 810 रुपीज़ बचे, ये आपने दे दिए इस भाई साहब को, ये जो नया नया वी कैन से दिस इज सम इंग्लिश गाय। ठीक है, अब इस इंग्लिश गाय और यू कैन से इस फॉरेनर आदमी को, इस वेस्टर्न आदमी को कितने कितने का लोन दे दिया गया? ऑफ 710। अब इसी तरीके से ये भाई साहब है, ये आगे किसी और को पेमेंट करेंगे, मैंने यहाँ पे हाफ सा एग्जांपल दिया है। अब ये भाई साहब इस मोहतरमा को थोड़ी पेमेंट करेंगे, अब इस मोहतरमा ने वापस पैसे बैंक में ही रखने हैं। अब RBI, अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक वापस वो पैसा लोन में देना चाहेगा। अब लोन में देना चाहेगा तो उसके लिए RBI को वापस 10% देना पड़ेगा, और ये सर्कल चलता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस जो आपका डिपॉजिट्स है वो ज़ीरो नहीं हो जाते। ठीक है, अब हम, अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, राइट? अब हम जाएंगे
प्रोसेस के ऊपर प्रॉपर पॉइंट वाइज कि क्या क्या होता है, ठीक है। बैंक रिसीव्स द कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, ये जो ये 1000 रुपये है ये इसी की बात कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, bank lend money many times more than their cash reserves. This is more of a definition type of a statement, ठीक है। इसे इसे याद रखना, ठीक है। मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। वही बात मैंने आपको कहा कि कैश के फॉर्म पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रेडिट एंट्री। यू कैन से बैंक में खाते ही चेंज हो रहे हैं कि भाई इसके इसके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में दिया, दूसरे के बैंक अकाउंट से तीसरे के बैंक अकाउंट में दिया, ये प्रोसेस बस चला हुआ है, ठीक है। ओके, दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज द सेकेंडरी डिपॉजिट्स। पहली बात तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है। अब जो ये पैसा है ना, जो जनरल पब्लिक ने पहली बार जितना सारा पैसा था वो बैंक में डाला, उस कंबाइंड पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाएगा। अभी जो ये दूसरे है, जो मान लो अब इस मोहतरमा के पास पैसे चलेगा, इसे आप सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम देंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। The borrowers can issue the check against the credit in their own account. The checks circulate in the economy as money. अब बात वही हुई है, अब आप कैसे ट्रांसफर करोगे, चेक के थ्रू करोगे, कैश हमारी कंट्री में अगेन नहीं है, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक, इजी, ठीक है। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द, मैं एक चीज़ बोलूँ, इस सब चीज़ों को, चलो यहाँ पे ना एक बैंक मनी का कंसेप्ट है, ये अच्छा है। बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो आगे एक और है हमारे पास जहाँ पे प्रॉपर चार्ट बना है, वो मैं एक और बार से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, जो सारे आपका प्रोसीजर्स वगैरह है। डिमांड डिपॉजिट्स सर्व्स एज अ मनी सप्लाई। Demand deposit serving as a money supply is called as the bank money. This is the money created by the bank because this is circulated in the system not in the form of the cash but in the form of the checks issued by the bank to the holders of demand of the deposit of the demand deposit. अब देखो, जो ये सारा पैसा जमा हुआ है बैंक के पास बाय द जनरल पब्लिक, इस पैसे को आप इस पैसे को आप बैंक मनी कहोगे। अब पूछोगे ये तो लोगों का पैसा, आम जनता का पैसा, ये बैंक का पैसा थोड़ी है। पर आप इसे बैंक मनी क्यों कहते हो? बैंक मनी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक इस पैसे को और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। अभी आपको मेरी बात समझ आ रही होगी अबाउट, मुझे लग रहा है कि 30% या 40% मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। देर इज़ अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम, बस ये याद रख सकते हो। यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशंस। हाँ, ये अजम्पशंस ही है, बस इतना ही करना है यहाँ पे याद। बाकी मैं आगे बताता हूँ। ओके। ओह वाओ, देखो अजम्पशंस पढ़ाते हैं पहले, ठीक है। ओके, ये ना थोड़ा यहाँ पे मनी, हाँ अब बताता हूँ मैं आपको अजम्पशंस क्या क्या है। पहली बात तो देर शुड बी, देर इज़ नो कैश इन द इकॉनमी। पहला अजम्पशन क्या था कि पूरी किसी भी यू कैन से पूरी जो हमारी इकॉनमी है उसमें कैश का यूज़ नहीं हो रहा, रेदर चेक का यूज़ हो रहा है। सेकेंड, फर्स्ट का जो इनिशियल डिपॉजिट था, जो हमने स्टार्टिंग में पैसा यू कैन से जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट किया, दैट इज़ 1000। सेकेंड, जो CRR का रेट है दैट इज़ 10%। फोर्थ क्या है, देर इज़ अ इंडिविजुअल मनी बैंक, और यू कैन से देर इज़ अ इंडिविजुअल, जो हमने पॉइंट पढ़ा, देर इज सिंगल सिंगल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, ये सारे assumptions हमने पढ़ ली। एज इट इज एग्जाम में चिपकानी है आपने, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, हाँ वही है, यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं मैंने, एडवांसिंग लोन्स मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व, सेम थिंग राइट। अब मैं बताता हूँ, यही एग्जाम्पल सेम है जो मैंने अभी पीछे बताया था, बस फ़र्क क्या है कि जो मैंने चार्ट बनाया था, जिसमें प्रॉपर बैंक विजुअल चार्ट जो मैंने बनाया था, उसमें जो कैश रिजर्व था वो बीच में था, और इस टेबल में जो कैश रिजर्व है वो साइड में है। अब देखो यूजुअली ना, देखो मैंने वो कैश रिजर्व बीच में इसलिए बनाया था ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सको आप इस चीज़ को। बट इन रियलिटी जब भी आप स्कूल में बनाओगे, उसमें CRR हमेशा साइड में ही बनाना, क्योंकि देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अगेन रोट लर्निंग पे चलता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड वन, कैश कैसे हुआ। मैंने पहली बात की 10,000 पैसा था, 10,000 जो हमारा यू कैन से RBI था, उसने कैश रिजर्व सेट किया हुआ था ऑफ 100 ऑफ 10%। 10% ऑफ 1000 इज़ 100 रुपीज़, सेम सेम नंबर से जो पीछे थे, ठीक है। अब देखो, अब 1000 रुपये RBI के पास चलेगा, RBI के पास पैसे चले गए, अब कितना कितना पैसा बचा, अब 900 रुपये बचे। अब 900 रुपये लोन पे दे दिए गए, अब 900 रुपये वापस किसी के अकाउंट में ही आ गए, क्योंकि देखो कंट्री में कैश तो है नहीं, अब वापस बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र हो रहा है, वापस बैंक आ गया। और देखो पूरी कंट्री में एक ही बैंकिंग सिस्टम है, तो पैसा तो घूम फिर के एक ही बैंक के अकाउंट, तो मतलब अगर किसी भी अकाउंट में पैसा डाला जाए तो वो एक ही बैंक के पास आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस
देयर इज ओनली वन बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। देखो यहाँ आ गया वापस 900, डिपॉजिट कितने हो गए 900, 900 में से आरबीआई वापस कितने लेगा 10%, दैट इज 90। अब कितना लोन बचा जो अब बाहर दिया जाएगा, दैट इज 810 रुपीज़। 810 रुपीज़ वापस आ गए। 810 रुपीज़ को वापस आरबीआई यू कैन से कमर्शियल बैंक चाहेगा कि मुझे लोन में देने हैं। अब आरबीआई बोलेगा कि वापस इसका 10% दो। 10% कितना हुआ ऑफ 810 रुपीज़, दैट इज 81। 81 हो गया। अब 81, अब कितना पैसा बचा एट द, जब 81 आरबीआई को दे दिया तब कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचा, दैट इज 729, और वो उसने लोन पे दे दिया। अब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि जो डिपॉजिट्स है ये ज़ीरो ना हो जाए, एंड सो ऑन टिल द एक्सेस रिजर्व्स आर एग्जॉस्टेड। लेकिन से जितना भी सारा पैसा है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, ये तब तक प्रोसेस चला रहता है। और यू कैन से, अब देखो पहली बात तो ये तब तक चलता है जब तक ये सारा पैसा ज़ीरो ना हो जाए, डिपॉजिट सारे ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। सेकेंड, ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक जो डिपॉजिट है, चलो डिपॉजिट को रहने देते हैं, डिपॉजिट को बाद में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो प्रॉपर न्यूमेरिकल बनता है। पहली बात यहाँ पे आएंगे, जब तक जो हमारा कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता, आरबीआई के पास उतना पैसा नहीं पहुंच जाता जितना इनिशियली डिपॉजिट किया गया था। एग्जाम्पल भी नहीं कि यू कैन से इसका एडिशन, ठीक है। जब भी आप इन सब यूनिट्स को, अरे रुक जाओ यार, जब भी आप इन सब यूनिट को प्लस करेंगे और तब जाके आपके पास 1000 आएगा। जब ये 1000 इनिशियल डिपॉजिट के जितना इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखो, अब आपको पता, अब ये देखो, अब अब आपको पता करना है कि कितना ज़्यादा मनी को क्रिएट किया गया। अब देखो यहाँ पे तो हमारे को लग गया पता कि 1000 है। अब ये 1000 कैसे पता लगा, इसका फिर दो मेथड्स है कि हमारी पूरी कंट्री में कितना मनी क्रिएट हुआ उसे कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है। पहली बात तो इतना बड़ा चार्ट बनाओ आप, ठीक है, जब तक डिपॉजिट्स ज़ीरो ना हो जाए तब तक आप करते रहो इसको, ठीक है। एंड में जाके आप जितने भी सारे राउंड्स हो गए ना, यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड्स है, अब जितने भी ज़्यादा राउंड्स हो गए उन सब राउंड्स का डिपॉजिट प्लस कर दो, और जब उसका मतलब अब जब भी जो भी आपका आंसर आएगा, अब जो भी उसका आंसर आएगा दैट वुड बी द टोटल मनी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब उसी लोन्स को आप प्लस कर दो, दैट वुड बी द टोटल लोन्स जितने बांटे गए इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब तो ये देखो, ये तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा ऑफ अबाउट नोइंग हाउ टू क्रिएट द मनी, ठीक है, जब आपको पता करना हो कितना मनी क्रिएट हुआ है पूरी इकोनॉमी में। अब इसको तो आपको सारे डिपॉजिट निकालने पड़ेंगे, फिर सारा प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका 10,000 बनेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखो जो ये चीज़ें हैं ना जो यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू कैन से, जब आपको अपना एग्जाम में अपना आंसर प्रेजेंट करना होता है, पहले आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में बैंक रिसीव्स द डिपॉजिट ऑफ 1000, मतलब बैंक ने 1000 रुपये डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट किए, ठीक है। द कैश रिजर्व टू टैकल द लाइबिलिटी ऑफ द 1000 इज इक्वल टू, मतलब आरबीआई ने कितना पैसा रखा, दैट इज 100 रुपीज़, बिकॉज जो CRR था, कैश रिजर्व रेशियो था, वो 10% था, इम्प्लाइंग दैट द बैंक हैज़ द have excess reserves is equal to 1000 minus 100, that is 900, which they can use for the purpose of lending। अब बचा कुचा कितना पैसा है जब आपने आरबीआई को डिपॉजिट कर लिया, दैट इज 900, वो बैंक आगे लेंडिंग के लिए यूज़ कर देगा। इन द सेकेंड राउंड में भी यही चीज़ होती है, बस यू कैन से जो ये पूरा प्रोसेस, ये जो मैंने अगेन यही चीज़ बोल रहा हूँ, जो जितना सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सिर्फ एग्जाम में जब आपने अपना आंसर प्रेजेंट करना है उसके उसी के काम आएगा, वरना इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। जो मेन समझाना था वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया, राइट। अब देखो, अगर आपको नहीं ये पूरा चार्ट बनाना और ये सब कुछ प्लस करना, तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, इसी को रट सकते हो आप। और यू कैन से दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल फार्मूला, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आने हैं हमारे, यू कैन से अगर इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल्स आए, ठीक है। हमारा डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब देखो ये कैश रिजर्व और डिमांड डिपॉजिट जो सब कुछ है, हम ना इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब ये जो ये टोटल की बात हो रही है, कैश रिजर्व मतलब ये जो ये टोटल 1000 की बात हो रही है। हमारे एग्जाम में ना ये 1000 गिवन होगा, 1000 क्या गिवन, वाओ, ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, ओके। अब देखो हमारे पास जो कैश रिजर्व है उसका हमें टोटल दिया होगा, अगर हमें कैश रिजर्व का टोटल दिया होगा, CRR की वैल्यू भी गिवन होगी कि 10% है, 12%, 15% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों चीज़ें दी होगी तो आपको डिमांड डिपॉजिट दैट वुड बी दिस, ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपके पास कैश रिजर्व नहीं दिया, आपके पास ये है इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, और एक से इनिशियल डिमांड डिपॉजिट। इनिशियल डिमांड डिपॉजिट आपके पास गिवन है
और आपके पास 1/CRR की वैल्यू गिवन है और आपको डिमांड डिपॉजिट फाइंड करना है। अब आप सोचोगे कि ये तो यहाँ पे तो यू कैन से टोटल रिजर्व और कैश रिजर्व तो दिया ही नहीं। अब भाई साहब कैश रिजर्व नहीं दिया तो इनिशियल डिपॉजिट ही आपका कैश रिजर्व बन जाएगा, तो आपने यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू डाल देनी है और बाकी फॉर्मूला सेम चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल डिपॉजिट्स एंड द कैश रिजर्व आर द सेम थिंग, ठीक है। ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमर्शियल बैंक में जो यू कैन से क्रेडिट क्रिएशन जो प्राइवेट बैंक्स करती है उसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट है तो CRR। अब देखो डिपेंड करता है, अगर बैंक अपने CRR बहुत ज़्यादा कर ले तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा कम कर पाएगी। मतलब RBI ने सोच लिया कि हम अब बैंक का 50% पैसा रखने लग जाएंगे, तो भाई नेचुरल सी बात है, अगर 50% RBI लेगी तो आप कितना बहुत ज़्यादा कम चीज़ यू कैन से बहुत ज़्यादा कम पैसा लोन कर पाओगे आगे, ठीक है। ओके। कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक, देयर कैन बी, अब देखो एक ना चीज़ होती है दैट इज़ SLR। और SLR भी CRR की तरह ही होता है, बस SLR में क्या होता है कि बैंक RBI कहता है कि अब देखो आपको पैसा हमें नहीं देना, हमें जो पैसा देना है वो तो देना ही देना, बट आपको एक परसेंटेज अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है। मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी आपको अपने बैंक और से अपनी तिजोरियों में रखना पड़ेगा, जो आप किसी को लोन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वही बात रखी है। दिस कैन बी यूज एज अ कुशन मनी और यू कैन से द इमरजेंसी फंड। अब देखो मान लो एक दिन मान लो जैसे डे टू डे आप मान लो कोई आदमी चलेगा, वो बोलने लग गया कि भाई देखो मुझे 10 lakhs कैश चाहिए, एग्जाम्पल दिया मैंने। अब देखो जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक उस पैसे को 10 लाख कैश को कैसे देगी? ये तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होगे कि अब देखो अगर कमर्शियल बैंक ने सारा पैसा लोन में किसी किसी तीसरे को दे दिया होता तो अब मेरे को बताओ, अगर कोई जो डिपॉजिटर है वो वापस आके बोले कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो कमर्शियल बैंक कहाँ से देगा? अब कमर्शियल बैंक को उस पैसे को देने के लिए भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखना पड़ता है इन इट्स तिजोरीज, ताकि उस तिजोरी से थोड़ा पैसा निकाल के जो यू कैन से डे टू डे नीड्स होती है ऑफ द डिपॉजिटर उसे फुलफिल किया जा सके, ठीक है। हायर दीज कैश बैलेंसेस ग्रेटर द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, नॉट इंपॉर्टेंट, इसे आगे हम और डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब पहली बात तो ये क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, सॉरी प्लीज़। अब देखो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट के बारे में मैंने बता दिया। प्राइमरी डिपॉजिट जो पहली पहली बार जो होता है वो हमेशा हमेशा प्राइमरी डिपॉजिट होता है। अगेन मैं आपको एक सेकंड रुको यहाँ पे इस मेथड में बताता हूँ। अब देखो जो हमारा 1000 रुपीज़ था दैट इज़ द प्राइमरी डिपॉजिट। जो हमारा जो सेकंड राउंड में जो डिपॉजिट हुआ है 900 रुपये का, दैट इज़ द सेकेंडरी डिपॉजिट। सिंपल सी बात। जो सेकेंडरी डिपॉजिट है इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज़ द डेराइव्ड डिपॉजिट, जो हमारी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब देखो सेकेंडरी डिपॉजिट में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सेकेंडरी डिपॉजिट में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि राउंड टू का ही पैसा कैलकुलेट हो रहा है। अब जितने सारे राउंड हो गए आगे, फर्स्ट तो देखो प्राइमरी डिपॉजिट में आ गया, अब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितने सारे राउंड हो गए वो सारे सेकेंडरी यू कैन से सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम से ही जो आएंगे वो, ठीक है। ओके, अब इन सबको प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल डिमांड डिपॉजिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LRR। पहली बात तो LRR और CRR की डेफिनेशन को हम थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। CRR बट इंक्लूड्स इन द कैश रिजर्व्स ओनली। अब देखो SLR क्या होता है? SLR एक एक सर्टेन परसेंटेज जो हमारा जो प्राइवेट बैंक है उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश रखनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व रखनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी विद द कमर्शियल बैंक। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अब इसकी जगह ना मैं आपको एग्जाम में बहुत अच्छी चीज़ लिख के आना, और काफ़ी ज़्यादा लीगल यू कैन से कम इकोनॉमिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको नहीं लिखना है SLR। इट इज़ यू कैन से सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी, और यू कैन से सर्टेन, हाँ ठीक है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू हैज़ टू कीप इन लिक्विड फॉर्म विद देमसेल्फ। इट कुड बी इट कुड बी गोल्ड और इट कुड बी कैश, ठीक है। कैश या गोल्ड लिक्विड फॉर्म में, मतलब अवे बिल्कुल अपनी तिजोरियों में रखना चाहिए, टू अपनी तिजोरियों में रखना चाहिए किसको? टू द कमर्शियल बैंक्स, in the commercial banks, ठीक है। Okay, if CRR and SLR are treated as the component of the legal reserve ratio, both CRR and SLR should add up to the LRR, ठीक है। In practice, however, this is not true. CRR or SLR is equal to LRR. Then, in a situation when the LRR is constant, any increase in the CRR must imply the corresponding decrease. Therefore, it is not. Hence, the students are advised to treat CRR and SLR not as a component of LRR. अब देखो
LRR की हमने इतनी बड़ी कहानी पढ़ी आपके मुंह के सामने। LRR का क्या मतलब है? अगर आप सोच रहे होगे CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो CRR है प्लस CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बहुत बिल्कुल गलत बात है। LRR एक्चुअल में एक अपनी खुद की चीज़ है, लीगल रिजर्व रेशो। इसको आप SLR और CRR से अलग ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे वापस टू द CRR। ठीक है, बहुत ज़्यादा SLR CRR हो रहा है तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, वन CRR इज नोन वी कैन फाइंड द क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? अब देखो, इट्स लाइक जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितने गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जैसे आप लोग ट्रेडिंग अगर आपने सुनी है कि मेरा पैसा तो 2x हो गया, मेरे को 100x रिटर्न मिला, हमें 2x रिटर्न मिला, हमें 3x रिटर्न मिला, ये उसी की बात हो रही है। जब भी कभी आपको CRR गिवन हो, आप पता लगा सकते हो कि बैंक कितने गुना पैसा, कितने x पैसा ज़्यादा, यू कैन से कितने x पैसा और जनरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा, PUBG वगैरह तो खेलते होगे तुम लोग, मुझे पता है। तो कितने, यू कैन से कितने जैसे स्कोप होते हैं उसमें, 1x 2x 3x, कितना ज़्यादा जूम हो रहा है, 2x में थोड़ा आधा होता है, फिर और जूम होता रहता है। ठीक है, वही चीज़ कि कितने गुना ज़्यादा और मल्टीप्लाई और ज़्यादा पैसा यू कैन से एक प्राइवेट बैंक जनरेट कर सकता है, हमें इस फॉर्मूला से वो पता लगता है। ठीक है, once CRR is known, we can find out the credit multiplier or the number of times the commercial bank can create the credit per unit their cash reserve with the RBI। ठीक है, अगेन मैंने जो आपको अभी पीछे कहानी बताई इसका वही मतलब है। अब देखो, अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। ठीक है, इफ़ CRR इज़ 10%, अगर हमें पता है जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 10% है, तब हम कैसे बताएंगे कि कितने गुना पैसा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सीधा फॉर्मूला में ये 10% डाल देना। फॉर्मूला क्या था हमारा? K इज इक्वल टू 1/CRR। 1/CRR, CRR हमारा क्या गिवन है? 10%, तो यहाँ पे 10% आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 10 देखो, परसेंटेज का आपको सीधी सी बात पता होगी, जब भी कभी परसेंटेज होता है आपको 10/100 करना होता है। ठीक है, यू कैन से एनी नंबर अपॉन 100 इज इक्वल टू द परसेंटेज। अब देखो, अब यहाँ पे 10 है, इसका नीचे तो 100 आना चाहिए था। अब देखो, आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 100 होना था, इसे आपने ऊपर ले गए, क्योंकि ये हो सकता है रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी कभी, यू कैन से नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाता है, इसीलिए जो 100 था, जो नीचे होना था, वो 1 की जगह चलेगा। अब देखो, इस अगर आपने ये कर लिया, अब इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने गुना, यू कैन से कितने कितने ज़्यादा, कितने टाइम्स मनी बढ़ने वाली है, दैट इज़ द 10 टाइम्स। ठीक है, अब आपको पता है आपका इनिशियल डिपॉजिट, चलो यहाँ पे है दिया हुआ, हाँ ठीक है। अब देखो, ये आपको पता है, नाउ दिस इज़ योर इनिशियल डिपॉजिट, ये इतना सारा पैसा आपको पब्लिक ने दिया है। अब आपको पता है कि CRR कितना है, आपको पता है कितने गुना मल्टीप्लाई, आपको पता है कि मल्टीप्लायर कितना है, जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 10, कितने गुना बढ़ने वाला है पैसा। ठीक है, वो पता है। आपको पता है कि आपका इनिशियल पैसा कितना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सीधी सी बात है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपने, मतलब टोटल डिपॉजिट आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, और यू कैन से द टोटल मनी क्रिएटेड आपके पास इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज रियली ओके, गुड। अब देखो, इसके बाद जो मेन चीज़ है, ये तो देखो हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकली समझ लिया क्या क्या है, एग्जाम्पल देख लिया। अब बात करेंगे हम डेफिनेशन की। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, अरे वाओ, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है इसकी डेफिनेशन, वाओ गाइस, एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, ओके, ओके। क्रेडिट मल्टीप्लायर की क्या डेफिनेशन है? इन इंडिया CRR इज फिक्स्ड बाय RBI। जो कैश जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो CRR है, वो हमेशा RBI अपना फिक्स करके रखती है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। Accordingly, the credit multiplier indicates the maximum amount of money that a commercial bank can create given their cash reserve with the RBI। ये डेफिनेशन है। पहली बात तो ये रट्टे वाली है, एक्सप्लेन मैंने बहुत बार कर दी है, एक और बार कर दूंगा मैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या इंडिकेट करता है कि जो एक कमर्शियल बैंक है वो कितने ज़्यादा मनी और क्रिएट कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट, कितने ज़्यादा गुना मनी एक कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें वो बताता है। जब भी कभी क्रेडिट मल्टीप्लायर आपके दिमाग में है ना, हमें ये पता करना है कि कितने एक्स मनी क्रिएट हो रहा है, 10x मनी क्रिएट हो रहा है, डबल मनी क्रिएट हो रहा है, 2x मनी हो रहा है, 3x हो रही है हमारी मनी, या 5x हो रही है हमारी मनी। ठीक है, उसकी उसी के बारे में है ये। ओके, बस ये दो एग्जांपल्स है, इसको भी आप कर सकते हो ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी कम हो जाए। तो यस, ओके। द सेंट्रल बैंक, अब पहली बात तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपिक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री।
हमारा अब बताओ इंडिया का एपिक्स बैंक कौन है और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, ये बस जनरल नॉलेज के लिए डेट याद रखो, ठीक है। दैट इज़ 1935 में रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सक्यूज मी, एस्टैब्लिश हुआ था। द सेंट्रल बैंक वही बात है, इट इज़ एपिक्स बैंक, ये टॉप का बैंक है हमारा, जो आरबीआई। ये सारा जितने सारे बैंक्स है, जितने सारे प्राइवेट बैंक्स, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ द कोटक महिंद्रा बैंक, देर इज़ दिस पंजाब नेशनल बैंक, देर आर अदर बैंक्स, जितना भी सारा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कुछ जितना सारे बैंक्स हैं, ये सबको जो कंट्रोल करता है वो हमारा आरबीआई है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, अब देखो सेंट्रल बैंक यहाँ पे लिखा गया, पूरी दुनिया के जितने सारे बैंक हैं उनके उसका जितने तो पूरी दुनिया के जितने सारे सेंट्रल बैंक हैं उनका क्या फंक्शन होता है, स्पेसिफिकली इंडिया के केस में आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। बैंक इश्यूज द नोट, चलो पहली बात तो देखो, जिनका एग्जाम कर लिया उनको सिर्फ यही पूरा चार्ट रट देना चाहिए, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिनके पास टाइम है उनके लिए मैं बता देता हूँ। बैंक ऑफ वेट बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, अब देखो जो आरबीआई है वही सिर्फ नोट छाप सकता है, और कोई प्राइवेट बैंक नहीं जिसके पास राइट है या जिसके पास नोट छापने की मशीन है, सिर्फ आरबीआई के पास वो नोट छापने की मशीन होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग द नोट्स, सेंट्रल बैंक सिर्फ आरबीआई के पास पूरे राइट्स है। दिस इज कॉल्ड एज द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इस फंक्शन का क्या नाम है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और यू कैन से करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ठीक है। ओके, इतना ही था इसमें। बैंक का मतलब ये पैसे इशू करता है, नोट यू से जो आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, ठीक है। बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब जो हमारा आरबीआई है वो कुछ ऐसे ऐसे काम भी करता है जो कि एक बैंकर की तरह होता है, ठीक है। बैंकर क्या करता है, बैंकर एज अ बैंकर क्या काम होता है आरबीआई का, ठीक है। टू मैनेज द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जितने सारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उस सबको मैनेज करना, ठीक है। एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कब सिक्योरिटीज़ सेल करनी है और बाय करनी है, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, कैसे सेल बाय करनी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट टू इन फ्रेमिंग द पॉलिसी, आरबीआई बोलता है कि भाई साहब हमारी कंट्री में जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा, तो आपको पुअर सेक्शन को देखना चाहिए, काइंड ऑफ एडवाइस देता है। आरबीआई कहता है कि हमें एक नया नोट छापने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्पल अगैन आरबीआई। अब देखो जो नोटबंदी हुई थी वो आरबीआई ने नहीं की थी, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। एग्जाम्पल दिया बस मैंने, ठीक है। बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रोल, जितने सारे बैंक होते हैं प्राइवेट बैंक, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए कैसे बैंकर का काम कर रहा था हमारा आरबीआई। अब हम बात करेंगे बैंकर्स बैंक। अब देखो जितने सारे बैंकर्स होते हैं, यू कैन से जितने सारे प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक्स का जो बैंक है वो हमारा आरबीआई है। क्यों, हम लोगों का और एक प्राइवेट बैंक का क्या रिलेशन है, ठीक है। हम अपना पैसा एक प्राइवेट बैंक के पास देते हैं और प्राइवेट बैंक हमें कभी कभी लोन दे देता है जब कभी हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब वही काम आरबीआई करता है टू द प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो हमने पीछे पढ़ा एज सीआरआर। अब मान लो किसी दिन पता लग गया कि कोई प्राइवेट बैंक डूब रहा है, अब प्राइवेट बैंक डूब रहा है तो वो प्राइवेट बैंक आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। जो हमारा एक और प्राइवेट बैंक का रिलेशन है, वही सेम रिलेशन एक प्राइवेट बैंक और आरबीआई का है, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट, जो मैंने आपको कहा एज जो सीआरआर वगैरह होता है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अभी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो दो बैंक है, कुछ पैसे, एग्जांपल देता हूँ मैं, देर इज़ दिस कोटक महिंद्रा बैंक, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल नेम, बट मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ, कोटक बैंक। दूसरा है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक। अब ऐसा है कि कुछ पैसे जो कोटक बैंक है उसको पंजाब नेशनल बैंक को देने हैं, कुछ पैसे पंजाब नेशनल बैंक को कोटक को देने हैं, ठीक है। पुराना कोई हुआ होगा कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, अब इन दोनों को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कितना पैसा किसके पास है, फिर अकाउंट्स क्लियरिंग ये वो सब। आरबीआई क्या बोलता है, सुनो ऐसा करो, तुम जो सारा पैसा ना तुम्हारा वो मेरे पास लो, तुम्हारे सीधा जो जितना सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का कैसे चलता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट चलो कोई बात नहीं। मान लो दिस इज पंजाब नेशनल बैंक एंड दिस इज दैट कोटक बैंक, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है इन दोनों के बीच, ठीक है। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है। अब इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए या तो फिर इन दोनों बैंक को साथ में आना पड़ेगा और अपना सारा नोटबुक वगैरह ला के बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, इतना पैसा तुमने दिया, इतना पैसा मैंने दिया, अब इतना पैसा तुझे मुझे वापस करना है, इतना पैसा तुझे मुझे वापस करना है, ये सब कुछ चला रहेगा। इससे अच्छा आरबीआई क्या बोलता है, भाई देखो ये आया हमारा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई हमें क्या बोलता है, आरबीआई बोलते हैं इन दोनों को ऐसा करो, ये सब कुछ को छोड़ो, तुम अपना पैसा दोनों मुझे दो,
अपना पैसा और यू कैन से और अपनी जितने भी सारे वो है कागजात वगैरह है जो सारे तुम्हारे ट्रांजैक्शन के खाता किताब खाता बुक जितनी भी है तुम्हारी, वो तुम मुझे दो। अब मैं तुम्हारा जितना भी सारा ये अरे परे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब है, ये जो तुम्हारा लफड़ा है इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, ये जो तुम दोनों का लफड़ा है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पैसा तुम सारा मुझे लाओ और मैं तुम्हें सारा यू कैन से अकाउंट्स वगैरह सारे क्रॉस चेक करके तुम्हें वापस कर दूंगा, और यू कैन से जितना लेन देन का काम है सारा मैं तुम्हें निपटा के दे दूंगा, ठीक है। ये तुम्हें खुद दोनों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं सुलझा के दूंगा। ना दिस इज द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी ऑफ द आरबीआई, ठीक है, टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल ये कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? फॉर द प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? The central bank ensures that the commercial bank show the compliance to the directives, the particularly related to the। अब देखो सीधी सी बात है क्या, पहली बात सीआरआर वगैरह भी इनको प्रोवाइड करता है, वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। अभी यहाँ पे यही बात है कि आरबीआई इंश्योर करता है जो भी सारे ऑर्डर्स आरबीआई दे रहा है उसको ये फुलफिल करे सारे बैंक्स वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। थर्ड, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। अब बात ये है, मान लो कोई प्राइवेट बैंक है वो डूब गया, इन द सेंस कि वो ख़त्म ही होने वाला है। अब मुझे बताओ उस बैंक को कौन बचाएगा? उस बैंक को भी आरबीआई बचाएगा। एक प्राइवेट बैंक है वो ख़त्म हो चुका है, डूब गया है, अब उसको कौन बचाएगा? उसको हमारा आरबीआई बचाएगा, ठीक है। If a commercial bank fails to get the financial accommodations from anywhere, it approaches the central bank or as a last resort। Last resort का क्या मतलब है कि भाई लास्ट होप, यू कैन से हमारा जो लास्ट आखिरी जो रास्ता है वो हमारा आरबीआई है जब हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट बैंक कह रहे हैं ये, ठीक है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस द लोन टू सच बैंक से ये अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ है ये हमारी वो सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर या एसएलआर तो खैर नहीं है, सीआरआर की बात हो रही है यहाँ पे। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे पास, आपने सुना है कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सुना होगा आपने मोस्ट प्रोबेबली। जितने भी सारे बच्चे हमारे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो गए आप में से, मुझे पता है कई हो गए, आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज। यू कैन से हमारी हमारे पास कंट्री में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पड़ा हुआ। हमारे पास हमारे बैंक्स के अंदर यूएस डॉलर पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। आज के टाइम में हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना है? हमारे बैंक्स के पास यूएस डॉलर की कितना यूएस डॉलर पड़ा है? आपको कुछ आइडिया है? अब मैं आपको खुद ही आंसर दे देता हूँ। इट इज़ अबाउट 600 बिलियन डॉलर्स हमारे पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है वही सारा जितना भी सारा हमारा प्राइवेट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसी को मेंटेन करता है, ठीक है। ओके। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मैंने अभी अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकली दिया हुआ है। अब देखो, इट अवॉइड्स द ट्रांसफर ऑफ द कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश। ये थोड़ा ब्लर आई है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, बट चलो रेडेबल तो है मुश्किल से ही सही, ठीक है। और मतलब जो भी सारा कैश ट्रांसफ़र है, मैंने वही बात है, इनका जो लफड़ा है ये आरबीआई खुद सॉल्व कर देता है, दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है और कैश वगैरह का अरे देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कर लेता है आरबीआई, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, अब देखो जो आरबीआई है वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे फिनोमिनास को कंट्रोल करता है, एक और आरबीआई का नया फंक्शन, ठीक है। अब कैसे यू कैन से कंट्रोल करता है क्रेडिट को आरबीआई, वो हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। इसके ऊपर तो आई मीन एक आई थिंक नई वीडियो बन जाएगी, आई डोंट नो, पर चलो लेट्स सी क्या होता है। अब देखो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंशिएशन है। पहली बात तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है, और जो कमर्शियल बैंक है इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव्स द लोन, एंड ये डेफिनेशन हो गया। रोल इन द मनी सप्लाई, regulates the supply of the money, it contributes to the supply of money by the credit creation। कैसे क्रेडिट क्रिएशन? बाय जो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन करता है। रोल इन द फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज को यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, फॉरेन एक्सचेंज देखता है आरबीआई सेंट्रल बैंक, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। कमर्शियल बैंक इज़ नॉट अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो जो प्राइवेट बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होल्ड कर सकते, यू कैन से फॉरेन करेंसी नहीं होल्ड कर सकते। करेंसी अथॉरिटी, अब देखो जो सेंट्रल बैंक और यू कैन से जो हमारा आरबीआई है वो नोट छापता है, जो कमर्शियल बैंक है वो नोट नहीं छाप सकते। ओके। व्हाट आर द गोल्स? फोकसेस ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी आरबीआई है उसका पूरा पूरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन कंट्रोल में हो, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो, ये सब कुछ ही देखना कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो एंड दिस एंड दैट, ठीक है। जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है उसका एक काम होता है कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, बस कमर्शियल बैंक यही चीज़ देखता है। स्टेटस अगेन इट इज़ द एपेक्स बॉडी, ये ओनरशिप इट इज़ गवर्नमेंट, इट कुड बी गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट, ये भी लिखा है यहाँ पे। इट इज़ अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये एपेक्स वगैरह ये शायद पहले ही होगा तो इसको लेट्स जस्ट नॉट राइट हियर। नहीं, आई थिंक जो ये मेरे पॉइंट्स हैं ना जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मैंने संदीप गर्ग से उठा के लिखे हैं। ओके। ओके।
रेस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग इज जो ये बचा हुआ पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो लेट्स जस्ट कीप दिस वीडियो टिल हियर। और हाँ, अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। सो दिस इज द एंड गाइस, बाय बाय।